गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। फ्रेंड्स, ये मेरी चौथी वीडियो है जो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। खास करके यूपीएससी मेंस और स्टेट पीसीएस के जो पेपर्स हो रहे हैं, बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए। देखो, आज का सेशन है जो सेशन में हमने दो सेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रीवियस सेशन की तरह। सेशन 1 जो फर्स्ट सेशन में आपसे बात करूँगा, मैं 18 अप्रैल 2020 को जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उसके सिनॉप्सिस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके आंसर फॉर्मेट की मैं बात करूंगा कि कैसे उसके आंसर्स लिखने थे। जैसे आपने देखा होगा, आपको ध्यान में होगा कि 3 क्वेश्चंस था हमारा। पहला क्वेश्चन था कि अंग्रेजी भारत सरकार की 1858 से 1905 के मध्य जो नीतियाँ उन्होंने बनाई, उसके जो उद्देश्य थे, वो उद्देश्य यह था कि जनता के द्वारा जो कोई और विद्रोह न हो, इसको रोकने के लिए उन्होंने नीतियाँ बनाई। और इन्हीं नीतियों को लेकर के आपको इसकी व्याख्या करना था और हमने कहा था कि 250 शब्दों में आपको इसके जवाब देने हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिख करके भेजा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसकी असफलता के कारणों की चर्चा कीजिए। ये केवल आपको 150 शब्दों में देना था। तीसरा क्वेश्चन यह था कि जिसकी शुरुआत धर्म के लिए लड़ाई के रूप में हुई, उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुआ, क्योंकि इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि विद्रोही सरकार से छुटकारा पाने और पुनः स्थापित करने के इच्छुक थे, जिसका प्रतिनिधि दिल्ली नरेश था। क्या आप इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? इसको आपको बताना था और ये बतानी थी आपको 150 शब्द में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस को आपको लिखने थे तीनों और बहुत अच्छा था, आप लोगों ने लिखा, आपने कोशिश की। अब बारी हमारी है कि मैं इसके आंसर सिनॉप्सिस में आपको बताऊं और उसके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको क्या लिखना था। चलो, इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कह सकते हो एक नया डायमेंशन है 1857 के विद्रोह को लेकर के। आपने देखा होगा कि बार बार ये क्वेश्चन आता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल्स पे डाल रखे हैं, यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा है कि 1800 ये भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें महिलाओं की भूमिका को लेकर के क्वेश्चंस देने थे। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपको एक क्वेश्चंस में नया क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखना। आंसर यह है, क्वेश्चन यह है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश के खिलाफ जो 1857 का विद्रोह था ना, उसमें महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच कीजिए। देखो, क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि किस तरह महिलाओं ने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। उनकी भूमिकाओं का आप जांच करो, उनकी भूमिकाओं को आप एनालिसिस करो। लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है, केवल आपको 100 शब्दों में इसके आंसर्स लिखने हैं और इसके आंसर्स आप मुझे प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, टेलीग्राम चैनल्स पे भी आप मेरे आंसर्स जाकर के दे सकते हो इस क्वेश्चंस का, और साथ में कमेंट सेक्शंस में भी क्वेश्चंस का आंसर आप टाइप कर सकते हैं। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम इस चैनल्स को देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि हमारा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के तहत हम 14 अप्रैल से कुछ टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमने 14 अप्रैल को क्वेश्चंस दिया था समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन को लेकर के। 16 अप्रैल को हमारा क्वेश्चन था भारत में नए वर्ग का उदय। 18 अप्रैल को था 1857 का विद्रोह। और आज का टॉपिक है हमारा आदिवासी विद्रोह। हम क्या करते हैं कि हम आपके साथ क्वेश्चंस देते हैं, उसके साथ उस टॉपिक का डायमेंशंस भी हम आपके साथ कवर करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है और किस तरह से आप डायमेंशन को ड्राइव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड, तो ये था। तो मैं यही कहूँगा कि जो नए फर्स्ट टाइम व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस इसके आंसर्स एनालिसिस करके आपको वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज का सेशन 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सेशन 1 में हम जो हम 18 अप्रैल को क्वेश्चंस आपको दिए थे उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सेकेंड सेशन में हम आपको आज की टॉपिक जो हमारी है, आज की टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आज की टॉपिक थी हमारी आदिवासी विद्रोह। देखो, आदिवासी विद्रोह को कैसे पेपर के कोर्स को यूपीएससी के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग डिकोड करना है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से कैसे मेंस के क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं। सेकेंड, मैं इस टॉपिक में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पीटी आउटलाइन और मेंस आउटलाइन के लिए कैसे इस टॉपिक को आप ड्राइव करोगे और कहाँ से इसके रिसोर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन, जो नीतियाँ थी, जो उन्होंने नीतियाँ बनाई, उसका उद्देश्य
जो जनता को द्वारा कोई और विद्रोह न हो इसको रोकने के लिए था, और इसी की व्याख्या हमें इस प्रश्न में करना था। तो देखते हैं इस प्रश्न में हमें क्या लिखना था। देखो आप लोगों ने जो आंसर्स लिखे हैं उसमें ज़्यादा कमी नहीं है, आपने सही डायरेक्शन में क्वेश्चंस को कवर किया था। थोड़ा सा प्रोफेशनल टच में दे देता हूँ। देखो एक्चुअली देखोगे जो अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आप देखते हो कि आर्थिक, इनके द्वारा आर्थिक, दूसरा देखोगे आप प्रशासनिक नीतियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, जो आर्थिक नीतियां अपनाई जाती हैं, जो प्रशासनिक नीतियां अपनाई जाती हैं ना, जिनका परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत का जो पारंपरिक आर्थिक और सामाजिक जो ढांचा होता है 1857 का, वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि 1857 के विद्रोह में क्या हिंदू क्या मुस्लिम दोनों वर्गों ने इक्वल पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, और साथ में ध्यान रखना कि जनता ने असंतुष्ट होकर के, जो जनता थी वो जनता असंतुष्ट होकर के 1857 की जो क्रांति था ना उसका मार्ग को अपनाया था। क्योंकि इन्होंने सारी की सारी आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ जो इन्होंने बनाया था, उसने जो भारत की जो पारंपरिक जो स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति, सबको इन्होंने तहस नहस कर दिया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा देखोगे कि इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि यदि उन्हें भारत पर शासन करना है तो ऐसी नीतियाँ अपनानी होगी जो भविष्य में ऐसे आंदोलन को जन्म न दे। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि 1857 के बाद देखते हो कि वो तो जीत तो जाते हैं अंग्रेज, लेकिन उनकी थॉट्स बदल जाती हैं। उनको अब पता चल गया कि यदि भारत पे शासन करना है हमें, तो हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी जिससे आगे जो जनता है इस तरह का विद्रोह न कर सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसीलिए आप देखोगे कि ब्रिटिश सरकार आगे कुछ नीतियां बनाती है इस रणनीति के तहत कि भाई कैसे हम आगे जा करके इन जो आंदोलन होंगे उनको हम रोक सकें। इस विद्रोह के बाद देखते हो कि अंग्रेजों द्वारा सामाजिक नीति में सक्रियता के दृष्टिकोण से अपनाया जाता है। उन्होंने भारतीय परंपराओं को या पूर्वाग्रहों को सम्मान करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि 1829 के आसपास क्या करते हैं, सती प्रथा का वो विरोध करते हैं, उसके कानून लेकर के आते हैं। वो ठीक था कि सती प्रथा को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या कि उस समय जो समाज थे उन्होंने उस पर क्या, उस समय जो समाज के लोग थे उन्हें लगता था कि अंग्रेज हमारी नियम कानून चेंज कर रहे हैं, हमारे धर्मांतरण करा रहा है, हमारे सोशल इश्यूज हैं जो लेकर के सोशल इश्यूज पे तो ध्यान दे नहीं रहा था। वो साथ में क्या कर रहा है कि जो नियम कानून हमारे थे, जो परंपराएं हमारी थी, जो एक कहते हैं ना रूढ़िवादिता जो लेकर के चल रहा था, उस पर उन्होंने लगा उन्हें कि इस पर मेरा प्रहार किया जा रहा है। तो अब क्या करते हैं कि 1857 का जब विद्रोह खत्म हो जाता है तो अंग्रेज क्या करते हैं कि कहते हैं भाई कि जाओ तुम जो भारतीय परंपराएं हैं, जो पूर्वाग्रह है तुम्हारा, जो तुमने पहले से जो प्रिजुडाइज जो हो उसको सम्मान करना शुरू कर देता है। मतलब उस पर अब कहता है कि मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। और साथ ही याद रखना कि शांति बनाए रखने का उद्देश्य वो अपना लेता है कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं। इसके द्वारा देखोगे कि जो ईसाई धर्म से संबंधित जो स्कूल थे उसको भी सहायता देना इन्होंने बंद कर दिया। वही समाज सुधार संबंधी जो कानून थे जिसकी मैं बात कर रहा था कि समाज संबंधी जो सुधार थे, बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया, विधवा विवाह को प्रमोट करना, बाल विवाह को रोकना, या सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी उन्होंने अपना हाथ भाई दूर कर लिया कि हम इसमें भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि आपको पता है कि 1857 के विद्रोह में कुछ राजाओं ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो देसी राजाओं को बनाए रखना, साथ में इन्होंने क्या किया कि विधान परिषद में शायद जो सुधार करना था उसको भी इन्होंने किया। डिमांड थी ना कि विधान परिषद में क्या हो, सुधार करो। जो तालुकदार थे उनको भी बनाए रखा। और ये सब नीति का परिणाम थे कि आगे देखते हो कि 1857 जैसा बड़ा विद्रोह नहीं दिखता है हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद जब कांग्रेस आती है, फिर कांग्रेस का जो आंदोलन चलता है वो एक प्रोसेस अलग आ गई। लेकिन 1857 जैसा जो बोलते हैं ना कि पूरे मास लेवल का जो इन्वॉल्वमेंट था वो आपको दिखाई नहीं देता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि खिलाफत आंदोलन के और 1857 के अलावा कहीं तो हिंदू मुस्लिम की एकता दिखती नहीं है, हर जगह टूटने लगते हैं, समझे? क्योंकि यहीं पे इनकी नीति जो है फूट करो और राज डाल करो। ठीक है, राज करना है तो फूट डालना होगा। फूट किस में डालेंगे? तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में।
ठीक है, तो इस तरह से आपको इन सब टॉपिकों को टच करना था। और ध्यान रखिए कि भारतीयों की इच्छाओं को जानने के लिए इन्होंने क्या किया, भारतीयों की इच्छाओं को जानने के लिए ना विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल कर दिया। ठीक है, इस विद्रोह के बाद आप देखते हो कि ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को अपने साम्राज्य में जो मिलाने की इनकी जो नीति थी ना, उन नीति का भी इन्होंने त्याग कर दिया कि नहीं भाई अब मिलाने वलाने का चक्कर नहीं है। अब सब लोग थोड़ा सा पावर उनको देने लगा, जो कहते थे ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते थे, सब्सिडी अलायंस की बात हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने अपना मतलब कहते हैं ना कि छोड़ दिया। साथ में उन्हें इसका एहसास हो गया था कि निरंतर साम्राज्य विस्तार की नीति उनके लिए खतरा पैदा करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जो विस्तार की उनकी जो नीति थी कि हमें विस्तार करना है, ये विस्तार की नीति उनको लग गया कि ये खतरे की घंटी है, इससे खतरा पैदा हो सकता है। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के साथ क्या किया, देसी जो रियासतें थी उसके साथ क्या किया, उन्होंने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, और इसलिए कि जनता से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचा जा सके। अंग्रेजों ने भारत की जो पारंपरिक संस्थाओं का था या उच्च वर्गों को बनाए रखने की नीति भी अपनाई। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि जमींदारों को भी बनाए रखने की नीति का पालन इन्होंने किया, जिसका एवज में उनको क्या मिला, स्वामी भक्त वर्ग का स्थापना हो जाती है ना। जमींदार को बनाए रखने की कोशिश करते तो जमींदार क्या करते हैं, अंग्रेजों को सपोर्ट करने लगते हैं, जिनको काफ़ी देखोगे दीर्घकालिक परिणाम अंग्रेजों को मिलता है और लाभदायक रहता है उनके लिए। जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था, ध्यान होगा आपको कि जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो इस वर्ग ने मुख्यतः अंग्रेजों का साथ दिया था। विद्रोह को रोकने की नीति का परिणाम था कि लिट्टन ने प्रतिक्रियावादी शासन को अपनाया। लिट्टन को आपने पढ़ा होगा ना, तो लिट्टन ने प्रतिक्रियावादी शासन को अपनाया, परंतु जब उसका विरोध किया गया तो रिपन जैसे उदारवादी शासक को भेज दिया गया। देखो कितना गेम खेले, एकदम रणनीति इनकी कितनी क्लियर थी। लिट्टन को भेजते हैं, लिट्टन प्रतिक्रियावादी था, उसने उस तरह से शासन करना चाहा, और जब उसके खिलाफ बवाल हुआ तो फिर उन्होंने रिपन को भेज दिया जो थोड़ा सा उदारवादी विचारधारा से था, उदारवादी शासक था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपको आंसर लिखना था। इसमें ज़्यादा फैक्ट की जरूरत नहीं थी, बस आपको यह बताना था कि इस उद्देश्य कैसे बनाए और कैसे इन्होंने विद्रोह को रोकने में सफलता प्राप्त की। ये क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिस्कस करना था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसकी असफलता के कारणों की चर्चा कीजिए। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंटेंट तुम्हारे पास बहुत होंगे, इतना तो मुझे पता है, लेकिन पॉइंट ये याद रखना है कि इसे देना कितने शब्दों में है, 150 और 150 में ही अपने बात को रख पाना, यही एक गेम है और यही एक चैलेंज है जो मेंस के पेपर जो बच्चे लिखते हैं उनके सामने। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ये क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना था और कैसे लिखना था वो देखो अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि 150 शब्द में ही लिखना है। शुरुआत आप ऐसे करते हैं कि 1857 का विद्रोह एक संगठित विद्रोह नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस विद्रोह में किसी संगठन और कार्यक्रम का आपको अभाव दिखता है। ध्यान में आ रही बात? आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया की बुक जो मैंने आपको प्रिपेयर की थी, वो पढ़े होंगे, तो इसमें आपको दिखा होगा कि कोई संगठन नहीं था, ना ही कोई कार्यक्रम था, इस तरह का अभाव दिखता है। और जिसके जो नेता थे उन नेताओं ने संगठन के अंतर्गत नहीं बल्कि व्यक्तिगत असंतोष के अंतर्गत विद्रोह में भाग लिया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इस विद्रोह में जो नेता जो भाग ही लिए थे वो किसी संगठन के अंतर्गत नहीं आए थे। जैसे कांग्रेस के जैसा कोई संगठन था नहीं कि हाँ कांग्रेस से जुड़ेंगे फिर कांग्रेस फाइट करेगी। यहाँ पे लोगों ने इसलिए इस विद्रोह में भाग लिया कि उनका व्यक्तिगत असंतोष था ब्रिटिश के खिलाफ। यह एक जनसाधारण का विद्रोह नहीं था। ठीक है, जनता के सभी वर्गों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। देखोगे आप कि सेना की जो सभी जो रेजिमेंट थे उन्होंने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया। इसलिए तुम यह कह सकते हो ना कि यह सैनिक विद्रोह नहीं था, यह एक राष्ट्रीय चरित्र का विद्रोह नहीं था, क्योंकि अवध एवं बिहार के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में देखोगे कि विद्रोह नगरीय केंद्रित था, मतलब नगर में शहर में ही केंद्रित था, सीमित था, और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह नहीं हो रहे थे। यह एक संग्राम भी नहीं था क्योंकि इसके लिए राष्ट्र होने की भावना का अभाव था। इस तरह यह विद्रोह देखोगे कि क्षेत्रीय स्वरूप लिए हुए था। ठीक है, अब देखो विद्रोह की असफलता के कारणों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखती है वो था एक लीडर की, एक
यूनिवर्सल लीडर के अभाव था। यह नेतृत्व अखिल भारतीय स्तर का नहीं था। भारतीय सैनिकों, देखोगे कि भारतीय सैनिकों में अनुशासन की भी कमी होती है, अभाव होता है, सैनिक संगठन की कमी होती है, आधुनिक शस्त्रों की कमी होती है। अंग्रेजों के पास बेहतर संचार सुविधाएं एवं यातायात के साधन थे। अंग्रेज क्या थे, उनके पास संचार भी था, उनके पास यातायात के साधन भी था, लेकिन ये जो सैनिक थे हमारे, इनके पास तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, जिसके कारण अंग्रेजों को इस विद्रोह को कुचलने में बहुत मदद मिली, क्योंकि उनके पास यातायात के साधन थे, उनके पास संचार की सुविधाएं भी थी। भारतीय सेना के पास सूची की कमी थी, सूचनाओं की कमी थी, इंफॉर्मेशन नहीं था उनके पास, सैनिकों का प्रशिक्षण का अभाव था, ठीक है, बेहतर जो सैन्य सामग्री होती थी उसकी भी कमी थी। ये सारे कारण जो है ना इस विद्रोह की असफलता के कारण है। देखो, एक तार्किक रूप से एनालिसिस करोगे तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एज ए पॉजिटिव वे में एक लाइन तुम ऐड कर सकते हो कि इन असफलताओं के होते हुए भी इस विद्रोह ने आगे की लड़ाई को एक बेस देने का काम किया, एक आधार प्रदान करने का काम किया, लोगों में जो होता है राष्ट्रभक्ति की जगाने के काम भी किया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समाप्त करनी थी केवल 150 शब्दों में। मैंने बोला क्या, इसको लिखने के लिए तो कंटेंट बहुत होगा, आप पूरा डिटेल कर सकते थे कि नहीं कुछ लोगों ने तो पार्टिसिपेट भी किया था, हथियार भी थे, वहाँ से लूटा गया, ये किया। देखो ऐसे करके ना इसको 250 क्या 300 शब्दों में एक एस्से लिखा जा सकता है 1857 पे, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि 150 शब्दों में रहेगा। इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि जिसकी शुरुआत धर्म के लड़ाई के रूप में हुई, उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुआ, क्योंकि इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि विद्रोही सरकार से छुटकारा पाने और पुनः स्थापित करने के इच्छुक थे, जिसका सही प्रतिनिधि दिल्ली नरेश था। इस दृष्टिकोण को आपको बताना है, लेकिन 150 शब्दों में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं ये आपको बता दूं कि यूपीएससी का 1999 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, और ये तीनों क्वेश्चन मैंने यूपीएससी से ही पूछे हैं। ये ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग का उपज है। हाँ, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि उस क्वेश्चन का आप जवाब मुझे लिख करके बताइएगा टेलीग्राम में, आप कमेंट सेक्शन पे भी बता सकते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करो। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और थोड़ा सा एक नया आपको फ्लेवर भी दिख रहा होगा, इसको थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिएगा, देखो क्या लिखते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, जो थर्ड क्वेश्चन था मैं उसकी बात कर लूँ फ्रेंड। थर्ड क्वेश्चन में था कि जिसकी शुरुआत धर्म की लड़ाई के, तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे लिखने थे, अभी लिखना था आपको सिर्फ 150 शब्द में। देखो आप देखते हो कि 1857 का जो विद्रोह होता है ना, उसका तत्कालिक कारण क्या होता है? तात्कालिक कारण रॉयल फील्ड्स और राइफल होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, धार्मिक कारण तो ही होता है ना। तत्कालिक कारण में क्या देखोगे, धार्मिक कारण था। इन कारणों में आप देखते हो कि गाय और सुअर की चर्बी से जो बना हुआ जो कारतूस है उसको सेना द्वारा प्रयोग किया जाता है, और भारतीयों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, ये भी धार्मिक तत्कालिक कारणों में आ जाता है। आप देखोगे कि 1857 का विद्रोह भारतीयों का ब्रिटिश विरोधी जो देशभक्तिपूर्ण था ना, लेकिन असंगठित स्वतंत्रता का प्रयास था। प्रयास तो उन्होंने सही किया, लेकिन असंगठित था। यह विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया क्योंकि इस संग्राम में हिंदू मुसलमान सब ने कंधे से कंधे मिला करके एक दूसरे का साथ दे करके इक्वल पार्टिसिपेशन किया, समान रूप से पार्टिसिपेशन किया इस विद्रोह में, ठीक है। और जनसाधारण का सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन एक मास लेवल पे नहीं, ठीक है। इस विद्रोह में देखोगे कि जन भावना निसंदेह अंग्रेजों के विरुद्ध थी। ये कह सकते हो आप कि आखिर थी किसके विरोध, चाहे ठीक है लोगों ने पार्टिसिपेट किया, व्यक्तिगत असंतोष के कारण ही किया, लेकिन सबका दुश्मन तो कॉमन ही थे, वो अंग्रेज ही तो थे, ठीक है। जनभाव निसंदेह अंग्रेजों के विरुद्ध था। विद्रोहियों को संगठित करने वाला एकमात्र तत्व विदेशी शासन को समाप्त करने की भावना थी। ये तो इस बात से तो नकारा नहीं तो नहीं जा सकता, ठीक। अब देखिए 1857 का विद्रोह विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए हुआ। इसी के साथ उनका उद्देश्य
अपनी पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना था। ठीक है, पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसमें भारतीयों के जो धर्म की रक्षा की जा सके। ऐसे समय में देखोगे, ऐसे परिस्थितियों में ये अनुकूल नहीं थी। देश में इस आंदोलन को फैलाने और इसे संगठन का रूप प्रदान करने के लिए देखोगे कि केंद्रीय शक्ति की नेतृत्व की आवश्यकता थी, जिसे बहादुर शाह के नेतृत्व में देखते हो कि प्राप्त करने की कोशिश किया जाता है। ये कितना सक्सेस है वो आपको भी पता, आपने पढ़ा भी है। तो इस तरह से इस सवाल के जवाब में आपको डिटेल करना था कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर के, थोड़ा सा जन भागीदारी को लेकर के, तो ये क्वेश्चन का जवाब था फ्रेंड्स। 150 शब्दों में ये आपको देनी थी। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया। अब सवाल उठता है कि आज की टॉपिक का, देखो आज की जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उस टॉपिक में मैंने बात करना था आदिवासी विद्रोह को लेकर के। अब बात सवाल होती है कि जो आदिवासी विद्रोह हैं, आदिवासी विद्रोह की जब टॉपिक आप पढ़ोगे ना, तो आदिवासी विद्रोह के टॉपिक को पढ़ने के लिए आप कुछ डायमेंशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट देख लो उसकी क्या भूमिका। देखो ये सब टॉपिक पे 4-5 लाइन ऐसे होना चाहिए जो तुम्हें याद होने चाहिए। जब कभी लिखने की बात है तो कुछ कॉमन पॉइंट हो जो तुम स्टार्ट करो स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसे यूपीएससी के सिलेबस हो, जो आप स्टेट पीसीएस के, यूपी पीसीएस ने भी प्री डिफाइन सिलेबस कर रखा है, यूपीएससी ने प्री डिफाइन सिलेबस कर रखा है। तो जिस स्टेट कमीशन हो या यूपीएससी के द्वारा जो पेपर सिलेबस है, जिसके प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है सिलेबस का तो जो पॉइंट दिया हुआ है, मान लो कहीं सांप्रदायिकता की बात कर रखा है, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रखा है, तो आपको 5 लाइन 2 लाइन की एक सेंटेंस आपके पास प्री डिफाइंड पहले से तैयार होना चाहिए इस टॉपिक पे, कि हमें जब भी कभी धर्मनिरपेक्षता पे लिखने की बात आई तो हम ये टॉपिक, ये लाइन पहले भूमिका में एज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो आदिवासी विद्रोह है उसकी भूमिका देख लो। दूसरा उसका ये देख सकते हो फ्रेंड्स कि आदिवासी विद्रोह के कारण क्या था। ठीक है, विद्रोह का स्वरूप कैसा था। फिर देखोगे विद्रोह की जो असफलता होता है उसके कारण क्या थे, और साथ में आप थोड़ा सा बिरसा मुंडा के आंदोलन को लेके चलोगे, क्योंकि बिरसा मुंडा के काफ़ी फेमस होता है आदिवासी विद्रोहों में। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ बिरसा मुंडा आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। देखिए आपको पता है कि जो अंग्रेजी शासन है जो अंग्रेजी शासन है उसकी स्थापना भारत में आसान नहीं था। भारतीय समाज में आप देखोगे कि हर स्तर पर औपनिवेशिक शासकों को टक्कर मिलता है। उसमें आप जनजातीय विद्रोह का भी अपना एक स्थान है। ठीक है, आप पढ़ेंगे कि किस तरह विद्रोह की एक श्रृंखला ये जो आदिवासी विद्रोह की एक श्रृंखला, एक प्रोसेस ऑफ कहते हैं रिवोल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और दूसरी बात, ये सभी जो ट्राइबल मूवमेंट होते हैं, जो आदिवासी विद्रोह होते हैं, ट्राइबल मूवमेंट होते हैं ध्यान रखना एक पॉइंट कि किसी खास ट्राइब से संबंधित होते हैं और उसी ट्राइब के लीडर द्वारा एक खास क्षेत्र में चलाया जाता है। ये इस आदिवासी विद्रोह में आपको एक खासियत आपको देखने के लिए मिलता है, जो ट्राइबल मूवमेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं लिखता भी चलता हूँ ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। जैसे ट्राइबल मूवमेंट है, ठीक है, तो ये जो ट्राइबल मूवमेंट है, जो जनजातीय विद्रोह है एक अच्छा उदाहरण है तुम्हारा ग्रास रूट मूवमेंट का, ग्रास रूट मूवमेंट का। ठीक है, ब्रिटिश शासन से के पहले, जो ब्रिटिश शासन के जो पहले 100 साल होते हैं 100 वर्षों में आप क्या देखते हो कि जो अधिकतर विद्रोह होता है वो राजा के द्वारा, जमींदारों या पोलीगारों जो साउथ इंडिया में होते हैं, बोलते हैं लैंडेड मिलिट्री पोलीगार होते हैं द्वारा किया जाता है। जिनमें मुख्य कारण क्या होता है कि जो ब्रिटिश का जो अर्थव्यवस्था थी, ब्रिटिश का जो भू राजस्व की जो नीति होती थी, भू राजस्व व्यवस्था होती थी, प्रशासन होता था, प्रशासनिक नीतियाँ थी, उसको क्या करना, चेंज करने की बात होती है। लेकिन आप देखते हैं कि नागरिक विद्रोह की शुरुआत तब होने लगती है फ्रेंड्स जब ब्रिटिश शासन बिहार और बंगाल में स्थापित करते हैं अपना शासन। ध्यान में आ रहा है, तब जाकर के सिविल रिवोल्ट होना शुरू हो जाता है, नागरिक विद्रोह शुरू हो जाता है। और आपको ध्यान में होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में जो सन्यासी विद्रोह की भी बात किया था। तो इस तरह से आप एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से आदिवासी विद्रोह का एक क्या बोलते हैं उसको, एक आधार तैयार होता है। इस चीज़ को आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। तो ये मैंने भूमिका की तरह कहानी आपको मैंने बताई। अब सवाल ये उठती है कि मुझे पढ़ना होगा
आई मीन आप लोगों को जो पढ़ना है आप कहाँ से पढ़ोगे। देखो बिपिन चंद्रा के बुक्स में भी आप उठा सकते हो, जो मोटी वाली बुक है। दूसरा आप राजीव अहिर की बुक ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम वाली बुक है, उसमें आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वो फैक्ट्स आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो तो वो ना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं कि कौन सा विद्रोह कैसे हुआ, कब हुआ, या कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था, तो वो आप तुम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लोगे। रही बात मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भूमिका की बात है, तो भूमिका के बात में 2-3 चीज़ें देखो। जैसे भारतीय समाज में देखते हो कि अर्थव्यवस्था के जो औपनिवेशीकरण होता है, भारतीय समाज में क्षोभ और संतोष का जन्म होता है ना। 19वीं सदी में जो आपका जनजातीय आदिवासी विद्रोह, उसके पहले की भी बहुत सारे विद्रोह हुए ना, उसमें बहुत सारा 19वीं शताब्दी में देखोगे चुआर विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह, रामपा विद्रोह, ये सारे विद्रोह ही हैं। और इन सब का एक निचोड़ देखोगे कि कहीं ना कहीं पार्टिकुलर एक क्षेत्र से संबंधित है, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से संबंधित है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो भारत में जो ब्रिटिश राज की जो स्थापना हुई, जो भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए क्या था, एक उप तरह से औपनिवेशीकरण था, और धीरे धीरे उसे दबाए रखने के लिए एक लंबी प्रक्रिया चलता है। यही नतीजा मिलता है ना उसको, कि उन्होंने क्या किया कि सबको कंट्रोल करने की कोशिश की और उनको दबाए रखने की कोशिश की, जिससे क्या होता है कि इसके कारण समाज के हर स्तर पर देखोगे असंतोष का जन्म होता है, असंतोष फैल जाता है। आदिवासी विद्रोह भी इसी असंतोष का कारण ही तो निकलता है ना। आपको आगे मैं कारण भी बताऊंगा। जैसे देखते हो कि अंग्रेज जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं उसमें अंग्रेजों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वन पे वो अपना वर्चस्व करने लगते हैं, उस पर कर लगाने लगते हैं। आपको पता है कि आदिवासी जो थे, बाहरी लोग जो आते थे उनको दीकू कहा करते थे, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको इसमें कहा था कि जैसे आदिवासी विद्रोह के कारण, तो आदिवासी विद्रोह में कारणों में आप देखोगे कि अंग्रेज द्वारा आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप करना, ईसाई मशीनरियों को देखोगे आदिवासी क्षेत्र में आना, आदिवासी का जो भूमि का जो वन पर उनका जो होता था कंट्रोलिंग आदिवासियों का, उस पर अंग्रेज शासक थे उसके उन्होंने अतिक्रमण कर लिया, और साथ में ना झूम कृषि जो जंगलों में किए जाते थे उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ये सारे आदिवासी विद्रोह के कारण थे, और इसको डिटेल जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। अब वही बात स्वरूप का, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि ये आदिवासी संगठन जो होते थे वो वर्गीय आधार पर बोलते हैं ना, नहीं होकर के बल्कि जातीय आधार पर, मतलब एक पार्टिकुलर सेक्शन पे, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से होते थे। आदिवासी आंदोलन का जो नेतृत्व था वो कबीलाई ही करते थे, उसी कम्युनिटी के लोग करते थे लीडरशिप, और उनको कोई ज़्यादा पॉलिटिकल समझ नहीं होती थी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता था। और सबसे खास बात तो ये थी कि वो ना एक तरह से जादुई ताकतों में विश्वास करते थे। बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता है कि नहीं, वो मानते थे कि हमें दैवीय शक्ति है, उससे हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को मार भगाएंगे, दीकुओं को मार भगाएंगे। और जनरली देखोगे ये जो विद्रोह थे वो हिंसक थे, ठीक है। चाहे उनका जो भी आर्म्स होता था, हथियार होता, पारंपरिक होते, धनुष कमान से वो तीर कमान से वो लड़ाई करते थे। और याद रखना कि ये आंदोलन किसी जागृति का, चेतना का परिणाम नहीं था, ठीक है। ये शोषण करते थे उन पे, अंग्रेजों ने जो शोषण किया उसका परिणाम था। अब इसके बाद देखो, इसके अगली जो टॉपिक है, इसी में जो डायमेंशन मैंने कहा था, यह था कि विद्रोह की असफलता के कारण क्या है। वही तकनीक में अंतर, कोई बंदूक चला रहा है तो सामने वाला तीर से वार कर रहा है, तो भाई कैसे जीतेगा। दूसरा, विद्रोह का क्षेत्र सीमित था, पार्टिकुलर क्षेत्र में ही होता था, और अंग्रेजों की आपको पता ही है कि उनकी सैन्य व्यवस्था उत्तम थी इन बेचारे आदिवासियों के बनिस्पत। तो ये सब चीज़ें क्या थी कि विद्रोह की असफलता के कारण थे, जो हमें यहाँ पे देखना था। अब सवाल उठती है फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन क्या है और आज के क्वेश्चन का जवाब को क्या देना है। देखो, आज मैंने सिर्फ सिंगल एक क्वेश्चन दिया आपको। वो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में 19वीं शताब्दी में जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए उसके स्वरूप पर चर्चा कीजिए। ये सवाल आपको जवाब इसका देना है। अब क्वेश्चन आप फिर से ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में जो 19वीं शताब्दी में जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए उसके स्वरूप पर चर्चा कीजिए, कैसा स्वरूप था उनका। तो ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो मान लो जो पढ़ाई आप करते हो प्रीलिम्स का लिए, आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो, जिनको अभी अगले 2020 में जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वो तो जनरली इसको इनिशिएटिव को अभी फॉलो ना करें। 2020 का जो प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद हम ऑलरेडी लेकर के चलेंगे यूपीएससी के आंसर राइटिंग को, नो डाउट।
रही बात जो 2021 में दे रहे हैं या 2022 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो उनके लिए क्या हो कि जब आप ना मेंस के टॉपिक्स को पढ़ो ना तो उसके साथ साथ ना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू को भी निकालते जाओ, अलग से मत पढ़ो। अलग से कोई पीटी की तैयारी नहीं होती है, मेंस के साथ ही पीटी की तैयारी होती है। जो मेंस की टॉपिक है एनालिसिस पार्ट को मेंस के टॉपिक में जोड़ लो, जो उसका फैक्चुअल पार्ट है उसको प्रीलिम्स में लेके चले जाओ। अब तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप देखोगे फैक्ट के साथ साथ एनालिसिस पार्ट को भी जोड़ करके क्वेश्चन देने लगते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना कि जैसे मान लो कोई रिवोल्ट पढ़ रहे हो, मैं थोड़ा सा जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके लिए बता देता हूँ कि इसको क्या कर लेना कि पहले जो रिवोल्ट है, आदिवासी रिवोल्ट है, पहले ना उसको कैटेगराइज कर लेना। जब आप राजीव अहिर जी की बुक पढ़ोगे स्पेक्ट्रम को, तो उसमें ये देख लेना कि जैसे रिवोल्ट को इन्होंने जो ट्राइबल रिवोल्ट था, ठीक है, तो ट्राइबल रिवोल्ट में देख लेना कि नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे साउथ इंडिया में, ठीक है, फिर सेंट्रल इंडिया में, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना कि कौन कौन से ट्राइबल विद्रोह मूवमेंट जो रिवॉल्ट हुआ है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ठीक है, और सेंट्रल इंडिया में हुआ है। और ख़ास करके उस रिवॉल्ट की क्या खासियत थी, कौन से कारण थे उस रिवॉल्ट को जन्म लेने में। कहीं पे देखोगे ज़मीनों पे कारण होता है, कहीं पे लगानों के कारण होता है, कर के कारण होता है। तो इस तरह से देख लेना कि कौन सा कारण है, और ख़ास करके कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वहाँ है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बता दूं, जैसे आप देख लो ये संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह को यदि मान लो तुम्हें पढ़ना है तो ये ध्यान रखना कि संथाल विद्रोह जो हुआ था, मान लो संथाल विद्रोह है, ये संथाल विद्रोह यदि हुआ है तो कब हुआ था, लगभग 1855 के आसपास। देखोगे कि भागलपुर का जो रीजन है राजमहल हिल्स जो बिहार में वो एरिया होता है, और एक वहाँ की पर्सनैलिटी होती है जिसका नाम है सिद्धो एंड कान्हू। तो इस तरह से आप इनके बारे में डिटेल करके पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपका क्या होगा कि अब आपको जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे ना तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली एक बार रिवाइज कर लोगे। तो इस तरह से थोड़ा सा पर्सनैलिटी ओरिएंटेड करके इस चैप्टर को कंप्लीट करना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यही कहूँगा, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, और साथ में जो मैंने नया क्वेश्चन आपके लिए दिया था कि महिलाओं का जो योगदान था 1857 के विद्रोह को लेकर के, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को कोशिश करो इसको भी आंसर लिखने का। तो 2 क्वेश्चन आज आपके हो गए। एक तो क्वेश्चन हो गया आपका ये क्वेश्चन जो ब्रिटिश भारत में 19वीं शताब्दी में प्रमुख जनजातीय विद्रोह के स्वरूप पर चर्चा कीजिए, और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने ये कहा कि जो महिला के योगदान की बात किया गया 1857 के विद्रोह में, इस पर करना चाहिए था। तो आज का मैं रिकैप कर दूं कि आज मैंने क्या क्या बात किया आपके साथ। मैंने बात किया आपके साथ कि जो 18 अप्रैल को मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे, उस 3 क्वेश्चंस थे। अंग्रेजी भारत सरकार को जो 1858 से लेकर 1905 के बीच जो नीतियां लाई जाती है उसका कैसे उसका उद्देश्य होता है कि जनता जो हो वो अगली बार कोई विद्रोह ना करे, उसको रोकना। दूसरा ये सवाल का जवाब मैंने कोशिश किया आपको देने का कि जो स्वरूप था 1857 के विद्रोह का उसको बताना था, और साथ में असफलता जो थी उसके कारण बताना था। और तीसरा एक स्टेटमेंट एसेंसेन का कि जिसकी शुरुआत धर्म की लड़ाई के साथ रूप में हुई वो अंततः स्वतंत्रता संग्राम में हुआ। तो इसके सवाल आपको बताने थे, जवाब मुझे दिया जो आपने मुझे टेलीग्राम चैनल पे और सेंड किया, और मैंने आपके उसको फीडबैक भी देने की कोशिश की थी। अब चलो देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना कि आदिवासी विद्रोह को मैंने डायमेंशंस कवर करने की कोशिश की, कैसे इसको डायमेंशन को कवर करना है, कैसे इसको देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना सेल्फ स्टडी का। यदि आप खुद से पढ़ो, देखो कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो तब तो वहाँ खुद आपको बताएंगे, लेकिन मान लो जो लोग खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना कि वो उस सिलेबस के टॉपिक को कैसे डिकोड करोगे ना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। और जिसने ये डिकोड कर लिया ना फिर वो चीज़ें आसान होती है, रिवीजन आसान होगा, आंसर राइटिंग आसान होगा, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे वो रिवीजन करना हो, चाहे वो मटेरियल तैयार करना हो। यदि आपने टॉपिक को डिकोड करना सीख लिया ना तो आप वेल एंड गुड हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा आदिवासी विद्रोह, उसके भूमिका देखा हमने, आदिवासी विद्रोह के कारण को देखा, उसके स्वरूप को लेकर के बात की मैंने, उसके असफलता के कारण को लेकर के आपसे बात किया, और साथ में जो बिरसा मुंडा की जो बात थी उसको थोड़ा सा मैंने डिटेल नहीं किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद छोड़ दिया है बिरसा मुंडा को लेकर के। देखो बिरसा मुंडा की यदि डिटेल की बात करोगे ना तो जब तुम बुक उठाओगे, जब आप बुक उठाएंगे आपके राजीव अहिर के बुक, तो उसमें देखना बिरसा मुंडा आंदोलन पे ना उन्होंने काफ़ी अच्छा डिटेल किया है, ज़्यादा वहाँ पे जितना वहाँ पे वो सफिशिएंट है। नहीं तो मैं 2-3 चीज़ें और बता दूंगा अगले वीडियोज़ में कि बिरसा मुंडा को लेकर के आपको क्या क्या ऐड करना था। नहीं तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपको ज़्यादा
दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ फैक्ट ही टाइप का है और ज़्यादा तो है नहीं ऐसा इन्फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अच्छा रहा सेशन आपके साथ। यू ऑल गाइज आर ऑसम। आपने अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं और साथ में आपने आंसर लिखने की कोशिश की फ्रेंड्स। और यही कहूँगा कि इस वीडियोस को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने नीडी फ्रेंड्स जो हैं जो खास करके हिंदी मीडियम में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इनको कहीं आंसर राइटिंग का अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप उनके सामने वीडियो शेयर करो, वो भी आपको थैंक्स बोलेंगे क्योंकि आप एक अच्छा इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फाइनली ये कहूँगा फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।